Computer Science Class 11, Chapter Number 1, Long Response Question. Question number 4 है Compare and contrast the waterfall model and agile model in software development. फर्स्ट आंसर में क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, उसमें हम पहले कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे वाटरफॉल मॉडल और एगाइल मॉडल को डिफरेंट एस्पेक्ट्स से। तो ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कम से कम इसको 4 to 5 पॉइंट्स में कंपेयर करना होगा। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन। वाटरफॉल मॉडल में सारे स्टेप्स एक सीक्वेंस में होते हैं, हर एक फेज़ के बाद दूसरा फेज़ होता है। जब एक फ़ेज़ कंप्लीट हो जाता है हम दोबारा प्रीवियस फेज़ पर नहीं आ सकते, ठीक है। जबकि एगाइल मॉडल में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसमें अगर आप एक फ़ेज़ कंप्लीट करते हैं तो आप अपने प्रीवियस फेज़ पर या फॉरवर्ड फेज़ पर दोबारा जा सकते हैं। इनके फेजेस किस तरह होते हैं? वाटरफॉल का फिक्स्ड सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, देन डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, आखिर में टेस्टिंग या वेरिफिकेशन एंड एंड होता है इसका मेंटेनेंस पे। इसमें रिपीटेड साइकिल्स होते हैं, पहले प्लानिंग होती है, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, देन रिव्यू। लेकिन अगर उसमें कोई कमी है या कोई एडिटिंग करनी है तो उसको हम दोबारा से, हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं और दोबारा से कुछ प्लान करना पड़े तो हम उस फेज़ पर जा सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान उस पर कोई डेवलपमेंट की जा सकती है। इसमें रिपीटेड साइकिल्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लो होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंसेस, जो फेज़ का सीक्वेंस है वो फिक्स होता है कि हम एक फ़ेज़ से दोबारा उस फेज़ में नहीं जा सकते जिससे हम लोग आ चुके होते हैं। तो इसमें जो भी चेंजेस होते हैं ना वो लाना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, जबकि जो हमारा एगाइल मॉडल है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। हम एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ पर जा सकते हैं, इसी वजह से जो चेंजेस हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेक्ट है इसका डॉक्यूमेंटेशन। वाटरफॉल मॉडल में हैवी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले आपको उसके सारे फेजेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से भी पहले आपको पूरे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। जबकि इसमें लाइट होती है, क्योंकि आप किसी भी फेज़ का डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फेज़ के लिए दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में जाता जाएगा आप उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। देन है टेस्टिंग। वाटरफॉल मॉडल में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप उसको उसी वक्त टेस्ट कर सकते हैं जब आपका फेज़ सारा कंप्लीट हो जाए, आपको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए। जबकि एगाइल मॉडल में आप किसी भी फेज़ को टेस्ट कर सकते हैं, किसी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप किसी भी फेज़ में, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। सूटेबिलिटी इसकी है वाटरफॉल मॉडल की कि जो प्रोजेक्ट स्टेबल होते हैं, वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें बाद में किसी चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको इस मॉडल पर बना सकते हैं। जबकि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में बाद में डेवलपमेंट करनी है, यूज़र्स को मज़ीद आप प्रोग्रेस में लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एगाइल मॉडल का चूज़ करना होगा। आप एगाइल मॉडल के चेंज रिक्वायरमेंट्स अगर आपने करनी है तो आपको एगाइल मॉडल के बेसिस का अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कि विच वन डू यू थिंक इज़ मोर सूटेबल फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट एंड वाई इट इज़ सूटेबल। तो हम लोगों ने इस डिफरेंस से ये अंदाज़ा कर लिया कि जो एगाइल मॉडल है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अच्छी हैं, तो हम एगाइल मॉडल को सूट करेंगे, ठीक है। इज़ मोर सूटेबल फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट। उन्होंने रीज़न पूछी है कि वाई। सबसे पहली रीज़न इसकी है फ्लेक्सिबिलिटी। ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपने चेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है। फ्रीक्वेंट अपडेट्स, आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई भी अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी फर्दर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट साइकिल में उसको अपडेट कर देता है। कस्टमर फीडबैक, जितने भी लोग आप लोगों का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप उनसे फीडबैक लेंगे तभी तो आप अपना सॉफ्टवेयर मज़ीद डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ये है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर को कोई हैक कर रहा है या कोई उसमें और कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो वो फ़ौरन से आइडेंटिफाई भी हो जाएगा और फिक्स भी हो जाएगा। देन है टीम कोलैबोरेशन, promotes close collaboration within the team. एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एफिशिएंसी। जो एगाइल मॉडल है ये है डिलीवरिंग फंक्शनल सॉफ्टवेयर क्विकली, ठीक है। जिस फंक्शन के लिए आपका सॉफ्टवेयर बना है उसी फंक्शन पर ये फोकस करता है, ठीक है, ताकि वो जो उसका जो प्रोसेस है वो क्विकली डन हो जाए। तो यही सारी रीज़न्स हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो डिस्कस द रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इन SDLC। सबसे पहले हमने उसका रोल डिस्कस करना है। व्हाट आर द चैलेंजेस, देन इस रिक्वायरमेंट्स की जो इंजीनियरिंग में जो चैलेंजेस हैं वो एंड बेनिफिट्स, उनको अलग अलग डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 चीज़ों को आंसर करना है। द फर्स्ट वन इज़ रोल ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन SDLC। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन एनालाइज, देन डॉक्यूमेंटिंग एंड फिर मैनेज करते हैं एक स्टेक होल्डर की नीड्स को, कि वो जो सॉफ्टवेयर आपसे या सिस्टम आपसे डेवलप करवाना चाह रहा है उसके गोल्स क्या हैं। जब आप ये सारे आइडेंटिफाई उसको ठीक से कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, देन डॉक्यूमेंटिंग उसकी सही से कर लेंगे और मैनेज करेंगे, तो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो उस स्टेक होल्डर्स के सारे गोल्स को मीट करे। इसकी इम्पोर्टेंस है फाउंडेशन फॉर डिज़ाइन। ठीक है, जब आप सही से उसको आइडेंटिफाई करेंगे आपको एक क्लियर बेस मिल जाएगी कि आपने वो सिस्टम आखिर डिज़ाइन किस लिए करना है। ठीक है, अलाइन ऑब्जेक्टिव, इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट अलाइंस विद बिजनेस नीड्स एंड यूज़र एक्सपेक्टेशंस। जो भी बिज़नेस की नीड्स हैं, जो भी उस यूज़र जो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको अलाइन करना है। रिड्यूसेस रिस्क, आइडेंटिफाइज पोटेंशियल इश्यूज अर्ली। ठीक है, जब आपकी ये आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग सही से ठीक होगी तो सॉफ्टवेयर में जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको, जो भी इशू होगा अर्ली आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको बाद में कॉस्टली चेंजेस करने से अवॉइड करना पड़े। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है चैलेंजेस। ठीक है, अब हम जो मैनेजिंग और गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स में चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है उसमें इलिसिटेशन डिफ़िकल्टीज़। इशू ये है कि एक स्टेक होल्डर के पास पूरा आइडिया नहीं होता, कंप्लीट आइडिया नहीं होता, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो सॉफ्टवेयर आपसे डेवलप करवाना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए, वो आखिर किस लिए होना चाहिए। ठीक है, इससे ये होता है कि जो भी अनक्लियर प्रोजेक्ट गोल्स होते हैं, इम्पैक्ट इसका ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसको एक कंप्लीट आउटलाइन नहीं मिलती। नेक्स्ट इशू जो इसमें है, जो इसका चैलेंज है, वो है स्कोप क्रीप। इशू ये होता है कि जब स्टेक होल्डर के पास कंप्लीट एक आइडिया नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने सॉफ्टवेयर को कौन से गोल्स के लिए बनवाना चाह रहा है या उसके कौन से गोल्स को मीट करना चाहिए, तो वो उस सॉफ्टवेयर में कॉन्टीन्यूसली कुछ ऐड करवा रहा होता है चेंजेस, और कुछ चेंज करवा रहा होता है, कुछ एडिशंस करवा रहा होता है। तो इससे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि उसका प्रोजेक्ट डिले होता रहता है और उस पर जो कॉस्ट होता है, जो बजट होता है उसका, वो इंक्रीज़ होता रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन गैप्स। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। ठीक है, एक स्टेक होल्डर, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर है, एक है या दो है, और डेवलपर के दरमियान जब कम्युनिकेशन स्किल गुड नहीं होगी, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके दरमियान में क्रिएट होगी, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, जो डेवलपर्स डेवलप करेंगे, वो इनकरेक्ट होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा। वो स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन इशू। अभी जब हम लोग फेजेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा कि डॉक्यूमेंटेशन उसका पूरा एक फ़ेज़ है। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही इतनी पुअर होगी तो फिर जो आपका पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन है, जो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे आप, तो उस वो एरर फ्री नहीं होगा, उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी। देन इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, बेनिफिट्स जिसमें बताने, ये थर्ड पार्ट था, सॉरी। तो बेनिफिट्स इसमें क्या है, एवरी बेनिफिट लाइज विद इन द चैलेंज। जब एक गोल क्लियर होगा स्टेक होल्डर का, ठीक है, वो आपके साथ अपनी पूरी प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर कर देगा। ठीक है, और उसको आपको बता देगा कि उसने कौन से गोल्स मीट करने हैं सॉफ्टवेयर से, तो आप एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर, फंक्शनल सॉफ्टवेयर बना सकेंगे जो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। देन है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। बेनिफिट इसका ये है कि जब आपके स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छी कन्वर्सेशन स्किल्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तो आपके सॉफ्टवेयर में थोड़े से डिफेक्ट्स रह जाएंगे और वो आप दोबारा से उनको रीवर्क कर सकते हैं। थर्ड है इन्हांस्ड कम्युनिकेशन। जब आपकी कोलेबोरेशन उनके साथ अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, एज अ रिजल्ट इन गुड फंक्शनल सॉफ्टवेयर। देन जब ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ना, कि आपका स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन मसला नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको वो अपनी बात पूरी तरह से समझा पा रहा है, जो उसको अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए वो आप उसको बना के दे देंगे। देन आपका जो कॉस्ट है, वो बजट, वो भी
टाइम भी और बजट भी दोनों एफिशिएंट रखेंगे। ठीक है, आपका जो कॉस्ट होगा वो उसी में रिड्यूस हो जाएगा, और डिले भी अवॉइड करेंगे, जिससे इश्यूज कोई भी होंगे तो वो सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, outline the various methods of system deployment implementation mentioned in the text. Direct, parallel, phase, pilot. Provide real world scenarios where each development method would be most suitable. आपने एक वेरियस मेथड ऑफ सिस्टम डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है, जहाँ पर डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, जहाँ पर पैरेलल डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, जहाँ पर फेज डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, जहाँ पर पायलट डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस बताएंगे, देन हम उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो या एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट। डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट का ये मतलब है कि जो ओल्ड सिस्टम है ना, वो डायरेक्टली एक न्यू सिस्टम से एक सिंगल स्विच में रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, जैसे ही वो ओल्ड सिस्टम है उसको पूरा पूरा रिमूव करके न्यू सिस्टम अप्लाई कर दिया जाए। इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये है कि स्मॉल कंपनी है जो अपना अकाउंटिंग सिस्टम अगर ट्रांसफ़र करना चाह रही है मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर, तो उस कंपनी के, अगर स्मॉल कंपनी है तो उसके थोड़े से यूज़र होंगे ना, और उसका रिस्क भी कम होगा। इसी वजह से वो उसको डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट के ज़रिए उस सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे, वो ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज़ पैरेलल डिप्लॉयमेंट। पैरेलल डिप्लॉयमेंट नाम से ही जाहिर है, पैरेलल डिप्लॉयमेंट यानी कि दो सिस्टम जो है वो पैरेलल चल रहे होंगे, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। ठीक है, बोथ द ओल्ड एंड न्यू सिस्टम्स रन साइमल्टेनियसली फॉर अ पीरियड अलाउइंग कंपैरिजन एंड इंश्योरिंग। अब वो दोनों जो एक साथ चल रहे हैं, उससे आपको कंपैरिजन करना होगा कि जो सिस्टम है, न्यू सिस्टम आपने लॉन्च किया है या इम्प्लीमेंट किया है, वो ओल्ड सिस्टम की तरह करेक्टली फंक्शन कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो ये है कि अगर एक लार्ज हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अगर वो उसको चेंज करना चाहते हैं कि किसी भी जो पेशेंट का डाटा है वो लूज़ ना कर पाएँ, तो वो उसको आराम से करेंगे। एकदम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जब आप लोग डाटा एकदम से न्यू सॉफ्टवेयर पर ट्रांसफ़र कर लें, तो उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आप वो डाटा कहीं लूज़ ना कर दें, बैकअप ना हो या कोई और प्रॉब्लम। तो वो ये करते हैं कि जो ओल्ड और न्यू सिस्टम है उनको पैरेलल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि जो दोनों सिस्टम है एक साथ वर्क करें, पेशेंट डाटा कोई लॉस्ट ना हो, और जब तक न्यू सिस्टम ये इंश्योर नहीं हो रहा था कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तब तक हम लोग उसको ओल्ड सिस्टम के साथ चलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फेज डिप्लॉयमेंट। फेज डिप्लॉयमेंट भी नाम से आप लोगों ने याद रखा है कि इसको डिफरेंट फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, एक इसको हम लोग टाइम के साथ साथ एक एक फेज उस सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, इस पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि एक ग्लोबल रिटेल चेन है, अगर वो एक न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है, ग्लोबल का मतलब है कि पूरे ग्लोब पर, यानी पूरे दुनिया में। ठीक है, अगर वो इस पर एक न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसी वक्त उसको पूरी दुनिया पर इम्प्लीमेंट कर दिया अपने सिस्टम को, नहीं। इस तरह से एक तो यूज़र्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, दूसरा ये कि क्या इसकी गारंटी है कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करेगा। वो उसको डिफरेंट फेजेस में, एक रीजन में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, देन सेकंड रीजन में उनको जब फीडबैक मिलेगा, कस्टमर फीडबैक मिलेगा, उससे वो लोग ये पता लगाएंगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर अब सूटेबल है कि इसको पूरे ग्लोब पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अगर है तो वो उसको कर देंगे, नहीं तो उसको फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। देन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत ईजी वर्डिंग में लिखा है। द लास्ट वन इज़ पायलट डिप्लॉयमेंट। पायलट डिप्लॉयमेंट में ये होता है कि आपका जो न्यू सिस्टम होता है वो आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको कुछ कंट्रोल्ड ग्रुप्स, इसका ये वर्ड आपने याद रखना है, कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में, कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में आप वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन आपको उसका फीडबैक मिलता है, वो आपको बताते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपने जो उनसे गोल्स को मीट करने के लिए बनाया था वो उसको प्रॉपरली
अचीव कर रहा है या नहीं। अगर वो करता है तो आप उसको दिन अगर और डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, और डिपार्टमेंट्स पे वो आपको फीडबैक मिलता रहता है और इस तरह से वो आपकी पूरी एजेंसी पर इम्प्लीमेंट कर दिया रहता है। इसका जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो ये है कि अगर एक एजेंसी न्यू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम होता है, जिस तरह से वो लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह नहीं होगा कि वो पूरी गवर्नमेंट एजेंसी पर एकदम से वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, ठीक है। डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट सिर्फ वहाँ पर होती है जहाँ पर ट्रैफिक कम हो, जहाँ पर रिस्क कम हो, बाकी सारी हम लोग वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे वो सबसे पहले अप्लाई कर दिया जाएगा, इससे पहले कि वो पूरी एजेंसी पर अप्लाई किया जाए। उसके फीडबैक मिलेगा, देन हम लोग उसका पता लगाएंगे कि सॉफ्टवेयर ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और फिर उसकी बाकी फैसले किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन बस स्टार रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपने हर एक को बताना है बस स्टार रिंग का, और देन उसका एक एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो दो तीन तीन बता देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बस नेटवर्क है क्या, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सिंगल सेंट्रल केबल बस कनेक्टिंग ऑल डिवाइस। जो भी सारे डिवाइसेस हैं आपने जिस नेटवर्क से कनेक्ट करने हैं, ठीक है, उसको एक सिंगल सेंट्रल केबल से आपने कनेक्ट कर देना है, जैसे एक बस भी कहते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट तो ये कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इसमें केबलिंग लेस रिक्वायर्ड है। देन ये कि इजी एक्सपेंशन है, एक सेंट्रल केबल है उससे आपने सारे डिवाइसेस को ऐड करते जाना है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। लेकिन साथ ही इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जहाँ पर एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है कि जब ज़्यादा सारे आप लोग डिवाइसेस एक केबल से साथ कनेक्ट कर दोगे, देन उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, ठीक है। जब काफ़ी सारे डिवाइसेस एक ही पॉइंट पर वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये होगा कि जब काफ़ी सारे डिवाइसेस एक ही जगह पर कनेक्ट हैं, तो अगर एक बस फेल हो गई जिससे वो सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जो पूरा इंटायर बस नेटवर्क है, ठीक है, जो पूरा नेटवर्क है वो आपका फेल हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग इसमें ये है कि इशू की जो लोकेशन है वो हार्ड है, आप नहीं पता लगा सकते कि इशू कौन से डिवाइस में लाई कर रहा है, ये कौन से सेंट्रल केबल में है। नेक्स्ट है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में होता ये, आपने इसका एक वर्ड याद रखना है, सेंट्रल हब, ठीक है। एक सेंट्रल हब होता है, उसी से सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अब इसका जो एडवांटेज है ना वो रिलायबिलिटी। सबसे एडवांटेज तो बड़ा इसका ये है कि अगर कोई एक सिस्टम में कोई एक डिवाइस फेलियर का शिकार हो भी जाता है तो वो बाकी डिवाइसेस पर कोई अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। ट्रबल शूटिंग ये है कि वो डिवाइस आप जल्दी से पता लगा सकते हैं, उसको फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी डिवाइस से। तो ये है कि क्योंकि सारे कनेक्शन जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, इस वजह से उसका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। देन इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है स्केलेबिलिटी, प्रीवियस वन की तरह, कि इसमें जो भी सारे डिवाइसेस हैं वो इजीली आप ऐड कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता। साथ ही इसके डिसएडवांटेज हैं कि क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट होता है जिससे वो आप सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें केबलिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और केबलिंग जो है वो कॉस्टली प्रोसेस है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर जिस सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका जो एडवांटेज डिस्कस किया है वो ये है कि एक डिवाइस का फेलियर दूसरे डिवाइस पर इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन जिस सेंट्रल पॉइंट से सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, अगर वही फेलियर का शिकार हो जाए तो फिर आपकी सारी डिवाइसेस जो हैं वो वर्क करना बंद कर देंगी। थर्ड वन इज़ रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क आप नाम से ही जाहिर है, रिंग का मतलब है एक सर्कुलर फैशन में एक चीज़ होगी, ठीक है। सारी डिवाइसेस सर्कुलर फैशन में होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग अंटिल इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। इसमें आपने ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि इसमें डाटा जो है वो वन डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में एट अ टाइम डाटा फ्लो नहीं करता। तब तक डाटा वन डायरेक्शन में फ़्लो करता है जब तक अपने डेस्टिनेशन को रीच ना कर लें। एडवांटेज इसका यह है कि प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट इसमें डाटा ट्रांसमिशन होती है, यानी वो एक रिंग में होता है ना, तो उसमें वो जो फ़्लो होता है वो फ़्लो डेटा हमेशा फ़्लो में ही रहता है, ठीक है, उसमें डाटा क्रैश नहीं करता। ट्रबल शूटिंग इसकी इजी है कि आप
जो प्रॉब्लम है उसको आइसोलेट कर सकते हैं क्विकली आइसोलेशन इसका एडवांटेज है। लेकिन जैसे इसका एडवांटेज है इसी तरह इसका डिसएडवांटेज भी है। अगर एक पॉइंट भी फेलियर का शिकार हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो रिंग में है, सारे नेटवर्क रिंग में है, सारी डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर एक भी पॉइंट फेलियर का शिकार हो जाए पूरे का पूरा नेटवर्क डिसरप्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा नेटवर्क फॉल्टी हो जाएगा। इसका सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना होता है और एक सिंपल पॉइंट होता है, तो ये इसमें जो इंस्टॉलेशन होता है और जो मेंटेनेंस होती है वो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होती है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर एक टेबल में कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई उसमें कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख लें, देखें तीनों को मैंने कंपैरिजन टेबल में लिखा हुआ है। फिर इसके एडवांटेजेस हैं, दो एडवांटेजेस सारों के लिखे हुए हैं, आप इसको इस तरह ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। देन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस इशू जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किए सारा वही है, सिर्फ मैंने इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया है। तो आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं, आप उसको भी नोट कर सकते हैं, एज यू विश। Number 8. In the context of cloud computing, elaborate on the concept of scalability and reliability. How do these concepts contribute to the effectiveness of cloud services? Provide a real world example. सबसे पहले हम बताएंगे कि स्केलेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, स्केलेबिलिटी मीन्स अ क्लाउड सर्विस कैन हैंडल मोर यूजर्स और डेटा बाय एडिंग सोर्सेज व्हेन नीडेड और रिड्यूसिंग देम व्हेन दे आर नॉट। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने कुछ सर्वर्स लगाए होते हैं। अगर सिर्फ कम लोग उस प्लेटफॉर्म को थोड़े टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें वो सर्वर्स कम होते हैं, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो वो उसमें मज़ीद ऑपरेटर्स लगा देते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हम इसमें एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। गूगल या यूट्यूब पर भी कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी हैंडल्स ग्रोथ, जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ये उसको यानी कि हर एक बंदे को ठीक से वो ऑपरेशन करना हो, ठीक है। अगर कोई मूवी देख रहा है तो सारों को ठीक से मूवी मिले, अगर कोई वेबसाइट चेक करे तो सारों को ठीक से वेबसाइट मिले, तो इसके लिए वो लोग ट्रैफिक एडजस्ट करने के लिए वो लोग हैंडल करते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट, आप जोन से रिसोर्सेज यूज़ करें सिर्फ उसी के लिए पे करना पड़ेगा, एडिशनल पूरे सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसकी बहुत कॉमन सी है, सब लोग जानते हैं, नेटफ्लिक्स, ठीक है। नेटफ्लिक्स क्या है, एक मूवी वॉचिंग प्लेटफॉर्म है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बहुत कम लोग मूवीज़ देख रहे होते हैं, ठीक है। अब जब कम लोग मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें कम सर्वर्स लगा दिए जाते हैं। जब कभी वीकेंड्स पे या कभी स्पेशल डे पे, किसी ओकेजन पे या किसी मीटिंग डे पर, जब उस पर ज़्यादा सारे लोग एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो वो एक पीक को बात पहुंच जाती है, ठीक है। वो जो नेटवर्क होता है उसको फिर कंट्रोल करने के लिए नेटफ्लिक्स अथॉरिटी को मज़ीद सर्वर्स उसके साथ ऐड करने पड़ते हैं ताकि वो उस लोड को अच्छे से हैंडल करे, ठीक है। ये स्केलेबिलिटी है। अब रिलायबिलिटी क्या है, मीन्स अ क्लाउड सर्विस स्टेज अप एंड रनिंग विदाउट इंटरप्शंस एंड कैन रिकवर क्विकली इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अब वो विदाउट एनी इंटरप्शन उसको हैंडल करता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो उसको फ़ौरन से रिकवर करता है। अगर आप कभी मूवी देख रहे हो और नेटवर्क आपका स्लो हो जाए तो वो उसमें लोडिंग वाला एक सर्कल जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। उस दौरान जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है वो आपका नेटवर्क जो है वो स्मूथ करने के लिए कोशिश कर रही होती है, जिसके नतीजे में फ़ौरन से आपका जो नेटवर्क होता है वो वापस फास्ट हो जाता है स्लो नेटवर्क से। बेनिफिट इसके डिस्कस करेंगे कि जो लेस डाउन टाइम है, जो इसकी सर्विसेज होती हैं वो हर वक्त अवेलेबल होती हैं अगर उसके प्रॉब्लम हो। डेटा सेफ्टी, अगर आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ भी रहा है तो आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा, उसका एक प्रॉपर बैकअप होता है। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव क्या है, उसमें हमारे जो हैं कब फाइल्स हों, ऑडियो फाइल्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, मूवीज़ हों, सब कुछ उसमें सेव किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम उसका एक ये होता है कि एक तो उसका स्टोरेज जो होता है वो लिमिटेड होता है, आपको बाद में स्टोरेज बाय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उससे डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी अगर आपकी एक ऑडियो फाइल उसमें सेव है और आप वो दूसरे में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे एक्सेसिबल बनाने के लिए, दूसरों तक उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए आप जो है उसको गूगल ड्राइव से ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो फाइल है वो स्विच हो। तो ये जो ऑटोमेटिकली स्विचिंग है उसकी दूसरी तरफ,
ये जो है रिलायबिलिटी की एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक की डिफरेंस है जो हर स्टूडेंट को ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो अगर पेन से लिख रहे हैं तो इसको मार्कर से लिख रहे हैं या फिर इसको हाईलाइट कर लें। यूजेस द सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन यानी इनकोड करने के लिए या फिर डिक्रिप्शन यानी डी कोड करने के लिए एक ही की को इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सी इंक्रिप्शन है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। दिस मीन द सेम की इज़ यूज टू इनकोड एंड डी कोड द डेटा। ठीक है, ये डेफिनेशन इसी तरह से याद करनी है आपने ताकि आपका आंसर मीनिंग ना चेंज कर दे। हाउ इट वर्क्स, इनक्रिप्शन में क्या होता है? डेटा इज़ इनक्रिप्टेड विद अ सीक्रेट की। जो एक सीक्रेट की आप यूज़ कर रहे हैं उसी से आपका डेटा इनक्रिप्ट होता है यानी इनकोड होता है। एंड इन द डिक्रिप्शन द सेम की सीक्रेट की इज़ यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा। अब इसको भी हाईलाइट कर लें या फिर मार्कर से लिख लें, द सेम सीक्रेट की। ठीक है, यहाँ पर सीक्रेट की के बाद आपने ये सेम वर्ड ज़रूर लिखना है, द सेम सीक्रेट की इज़ यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है सिंप्लिसिटी, जनरली फास्टर एंड मोर एफिशिएंट फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसको प्रोसेसिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी जो स्पीड है ये उसको इंक्रीज़ कर देता है। सिंप्लिसिटी, आपको यानी कोई भी इम्प्लीमेंट करना है उसमें कोई भी चीज़ तो आप उसी सिंगल की से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने जो अपनी की है वो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के दौरान पार्टीज़ के लिए सीक्रेटली शेयर करनी होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक ही की होती है, अगर आपको कोई एक भी चीज़ हैक हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। तो सिक्योरली आपने वो शेयरिंग करनी है वो, और ये चैलेंजिंग भी है। स्केलेबिलिटी, मैनेजिंग कीज़ फॉर मल्टीपल यूज़र्स कैन बी कम्प्लेक्स। एक ही की को आप जो है मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इसकी एक एग्जांपल है एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES इसके एब्रिविएशन है। तो ये जो है एल्गोरिथम को इनक्रिप्ट करने के लिए या इनकोड करने के लिए और डेटा को सिक्योर करने के लिए एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन को यूज़ करता है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन को यूज़ करता है, सॉरी। द सेकेंड वन इज़ एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अब इसमें आपने ये वर्ड हाईलाइट करना है, पेयर ऑफ कीज़। uses a pair of keys, a public key for encryption and a private key for decryption। अब इसमें encryption के लिए कौन सी की यूज़ हो रही है? पब्लिक, ठीक है, और डिक्रिप्शन के लिए की यूज़ हो रही है प्राइवेट। ये वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि इसमें पेयर ऑफ की यूज़ होता है। की कौन कौन सी है? एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। पब्लिक की जो है वो इंक्रिप्शन यानी इनकोड करने के लिए यूज़ होती है और जो प्राइवेट की है वो डी कोड करने के लिए यूज़ होती है। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? डेटा इज़ इनक्रिप्टेड विद द रेसिपेंट्स पब्लिक की। रेसिपेंट की जो पब्लिक की है उसके साथ आप डेटा इनकोड करते हो, इनक्रिप्ट करते हो, और जो उसकी प्राइवेट की है उससे आप उसको डिक्रिप्ट करते हो या डिकोड करते हो। अब इसका एडवांटेज क्या है? देखें, हम लोगों ने सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने ये देखा, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन में, कि एक ही की होती है, ठीक है, सेम की इनक्रिप्शन के लिए भी यूज़ होती है, डिक्रिप्शन के लिए भी। तो उसका एक डिसएडवांटेज था कि आप अगर उसको किसी शेयर करते हो तो उसका लीक होने का रिस्क था उसमें। लेकिन यहाँ पर इनकोड करने के लिए अलग की है, डिकोड करने के लिए अलग की है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसमें जो की डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिक्योर है। प्राइवेट की को शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर अलाउ डिजिटल सिग्नेचर विच वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, आपको डिजिटल सिग्नेचर्स ये अलाउ करता है। साथ में इसके डिसएडवांटेज हैं वही जो एडवांटेजेस की वजह से हैं। फर्स्ट वन है परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की वजह से, क्योंकि इसके जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो ज़्यादा सारे कीज़ होने की वजह से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्पिटिशनल ओवरहेड, इसमें ज़्यादा सारी प्रोसेसिंग पावर और रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल इसकी है ECC, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। अगर आप इसमें कोई और एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं तो भी, वैसे मैंने बहुत सूटेबल एग्जांपल इसके लिए ढूंढी है। तो एन एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद स्मॉलर की साइजेस मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर मोबाइल एंड IoT सर्विसेज।
तो आईओटी और मोबाइल डिवाइसेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये एक इमेजिनेशंस की दुनिया में जाकर इसका आंसर देना है, जहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी के मैनेजर हैं एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के। आपने अपनी वो स्ट्रेटजी देनी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अगर हम आंसर देने बैठे ना तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, इसका बहुत बड़ा आंसर हो सकता है, ठीक है, बहुत लेंथी। क्योंकि किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी हो ना, तो उसकी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इसका लिखा है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करके शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहें तो ये एज इट एज कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो फर्स्ट वन जो होनी चाहिए वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें फायरवॉल्स, आपके जो रिसोर्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कम से कम नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल्स होने चाहिए, जिसको NGFWs भी कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? अगर इस वक्त दुनिया 4G नेटवर्क यानी 4 जनरेशन का नेटवर्क यूज़ कर रही है, तो आपके पास कम से कम 5G नेटवर्क होना चाहिए उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। और उसमें एडवांस फीचर्स होने चाहिए जो अभी कॉमन लोगों तक नहीं पहुंचे। थ्रेट इंटेलिजेंस से रिलेटेड उसमें अलार्म्स होने चाहिए। नेक्स्ट है इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर कोई यूज़र आ रहा है और उसकी अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, तो उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करना और उस यूज़र को ब्लॉक करना आपकी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में मौजूद होना चाहिए। नेटवर्क सेगमेंटेशन, आपका नेटवर्क डिवाइड होना चाहिए और उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। द सेकेंड वन इज़ एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द स्ट्रेटजी ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें फर्स्ट है एंटीवायरस, ठीक है। आपके जो डिवाइसेस हैं उसको अगर कोई हैक करना चाहता है, ठीक है, बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे लोग ऐसे ही करते हैं कि उनके रिसोर्सेज को हैक करते हैं, उनकी फाइल्स डिलीट करते हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज उनके डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, एंटी मालवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि जो और डिवाइसेस हैं वो उसको थ्रेट से प्रोटेक्ट करें। द सेकेंड इज़ एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अगर आपको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको फ़ौरन से उसको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, आपको फ़ौरन से डिटेक्ट हो जाए कि आपका सिस्टम कोई और अनफेयर तरीके से यूज़ कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, यूज़ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट फॉर योर कंट्रोल। अब मोबाइल जो है ये कंप्यूटर से बहुत ईजीली है यूज़ करने में भी और डिफरेंट जगहों पर अपने साथ लेके जाने में भी। तो आपका जो सिस्टम है उसको ज़रूर मोबाइल डिवाइस बनाएं। अगर आप कोई वेबसाइट बनाएं तो उसको भी ज़रूर मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। अगर आप कोई एप्लीकेशंस बनाएं तो डेस्कटॉप के साथ उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर ज़िंदगी में आगे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करना है तो। थर्ड है एक्सेस कंट्रोल। आप अगर किसी को भी एक्सेस दें आपको सिस्टम को यूज़ करने के लिए, तो वो एक अंडर कंट्रोल हो, ठीक है। सबसे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन यानी मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लें उससे। जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होता है। जो ज़्यादा बहुत सिक्योर लॉगिन जो वेबसाइट्स आती हैं वो आपसे आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड पूछती हैं, या और भी बहुत सारे आपने जिस फ़ोन नंबर पर वो अकाउंट बनाया होता है वो पूछती हैं। तो वो असल में इसलिए पूछ रही होती हैं ताकि आपका लॉगिन सिक्योर हो। ऑथराइजेशन में भी यही है कि इम्प्लीमेंट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ आइडेंटिटी मैनेजमेंट। मैनेजर यूज़र आइडेंटिटीज़ एंड परमिशन। जो भी यूज़र है उसकी आइडेंटिटी आपके सिस्टम में होनी चाहिए और उसको जो परमिशन जो वो एक्सेस कर रहा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ इनक्रिप्शन, इनक्रिप्ट डेटा एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट। द सेकेंड इज़ डेटा लॉस प्रिवेंशन। आपके पास हर वक्त बैकअप मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अनऑथराइज डेटा ट्रांसफ़र जो आपके मॉनिटरिंग के दौरान हो रहा है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। और बैकअप एंड रिकवरी, ये आपके पास अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, अपनी एप्लीकेशंस में, अपनी वेबसाइट्स में, हर एक चीज़ में एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। बैकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रेगुलर बैकअप होगा और रिकवरी जो है वो टेस्ट प्रोसेस में होगी। फिफ्थ वन मैंने जो लिखा है वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हमारे पास आ जाता है सिक्योर डेवलपमेंट, यानी जो आपकी जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कोडिंग में हो रहा है वो सिक्योर प्रैक्टिसेस में हो और एप्लीकेशन टेस्ट की जाए। द सेकेंड वन इज़ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। जो आपकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वेब हैं,
ऐप्स हैं उनको अटैक से सेव करें। द थर्ड वन इज़ पैच मैनेजमेंट, रेगुलरली अपडेट एंड पैच सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करें। इससे ये होगा कि जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो आपके पास आते रहेंगे और जो अनफेयर यूज़ है उसको आप प्रिवेंट कर सकेंगे। सिक्स वन इज़ सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मौजूद होने चाहिए, जो आपके डेटा को मॉनिटर भी करेगा और एनालाइज भी करेगा। इंसिडेंट, अगर कोई भी इंसिडेंट आपके उस पर आता है, कोई प्रैक्टिस आपकी सिक्योरिटी पर एनालाइज कर लेता है कोई, उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, हर एक नेटवर्क या सिस्टम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके सिस्टम पर एक्टिविटी कोई कर रहा है उसको आपने ट्रैक करना। हमें भी बहुत सारे लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, आपको भी ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए अगर आप अपने फ्यूचर में कोई सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसमें ज़रूर एक ट्रैकर लगाएं ताकि आपका सिस्टम उससे सॉफ्टवेयर लगे, सेफ रहें। सेवन्थ वन एंड द लास्ट इज़ यूज़र अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले तो काम नहीं कर सकते ना, आपको बहुत सारे लोगों के साथ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सबसे पहली बात एजुकेट होने चाहिए, किस पे, रिस्क पे, और बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने उनकी जो है ना फीड करनी है। सिक्योरिटी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है पॉलिसी एंड कॉम्प्लाइंस, अगर आपकी एजेंसी में ही कोई आपके साथ अनफेयर है, ठीक है, कोई अगर आपके साथ लॉयल नहीं है, तो उसके लिए भी आपने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं कि सिर्फ जो बाहर से आपको हैक कर रहा है उन्हीं को नहीं ब्लॉक करना, अगर आपके इंटरनल सिस्टम में भी कोई इस तरह का है तो उनको भी ब्लॉक करना है। थैंक यू, आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप बाकी चैप्टर्स पर भी इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।